गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हिंदी में हम पढ़ेंगे व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें हमें पढ़ना है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के दो मुख्य तत्व हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना की दृष्टि से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। वे कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। और जो यौगिक शब्द होते हैं, इनका निर्माण किसी शब्द से अन्य शब्दांश का जो मेल होता है ना, किसी शब्द से अन्य शब्दांश का मेल अथवा दो शब्दों के मेल से जो होता है उसे क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण के लिए क्या है? अन्याय। अन्याय शब्द जो है इसमें क्या है? शब्दांश तथा न्याय, ये दो शब्द हैं और इनके मेल से बना हुआ है। योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों के मेल से ही उत्पन्न होते हैं, किसी विशेष रूढ़ अर्थ के लिए जो प्रयोग होते हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना के जो अवयव हैं, कौन कौन से हैं वे? उपसर्ग और प्रत्यय, जो प्रमुख रूप से शब्द निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग से आप लोग परिचित हैं। किसे कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, है ना। क्या कहा गया कि किसी भी शब्द में जो पूर्व में लगता है, पहले लगता है, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। और इसकी शब्द की जो है वो विशेषता बदल जाती है, उसमें एक नया शब्द जुड़ जाता है। जैसे देखते हैं, अगर एक शब्द है हमारे पास पुत्र, है ना, उसमें हम सामने लगा देते हैं कु, तो वो क्या हो जाएगा? कुपुत्र, ठीक है। और यदि हम उसी के सामने एक वर्ड और लगा दें, दूसरा, कु की जगह हम क्या लगा दें? सु लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, वो शब्द पूरी तरह से बदल गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी उपसर्ग होते हैं वो शब्द के सामने लगाए जाते हैं और इससे शब्द की विशेषता बिल्कुल बदल जाती है। तो शब्दांश तो किसी शब्द के साथ जुड़कर नए अर्थ की रचना में क्या होता है? सहायक होता है। और जो शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार अलग अलग होते हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है, उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। जैसे हिंदी का अगर उपसर्ग है, शब्द है, तो उपसर्ग हिंदी भाषा का होगा। संस्कृत का अगर कोई शब्द है तो उस पर भी जो उपसर्ग है वो कौन सी भाषा का होगा? संस्कृत का ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से भाषा में उपसर्ग होते हैं। तो पहला है तत्सम, जिसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में संस्कृत भाषा के उपसर्ग बहुत सारे हैं जो संस्कृत शब्दों में ही लिखे जाते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से है इसमें? तत्सम संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखिए, अति, है ना, अति। इसमें देख लीजिए अति धन अंत, तो क्या बन जाएगा? एक शब्द अत्यंत। इसी प्रकार अत्याचार, अतिरिक्त, अति से बहुत सारे यहाँ पे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर अधि, अधि, अधि धन कार, वो क्या हो गया? अधिकार। अधिधन आदेश, अध्यादेश। इस प्रकार बहुत सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं अधि से बने हुए। फिर अनु, ये भी संस्कृत का ही, तत्सम भाषा का ही आपका उपसर्ग है। अनुधन भव, अनुभव। और क्या है देखिए? अनुधन रोध, अनुरोध। अनुधन शासन, अनुशासन। फिर देखिए अब, ये भी क्या है? संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है। अभी, ये भी क्या है? संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है। इस प्रकार हम देखते हैं अवधन मूल्यन, अवमूल्यन, अवधन नति, अवनति, ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। आधन कंठ, आकंठ, आधन कर्षण, आकर्षण। इसी प्रकार उत, इसका उच्चारण क्या जाता है? उच्च। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? उत धन कर्ष, तो इसका क्या हो जाएगा? शब्द निर्माण उत्कर्ष। उत्धन नयन, फिर क्या हो जाएगा इसका शब्द? उन्नयन। इसी प्रकार उपधन कृत, उपकृत। उप भी संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है।
इस प्रकार देखिए दुस या दूर, ये भी संस्कृत भाषा का ही एक उपसर्ग है। दूरधन आचार, दुराचार, दुर्धन घटना, दुर्घटना। फिर नी धन यम, नियम। फिर देखिए निस या नीर, इसको पढ़ा जाता है। निर्धन अपराध, र में क्या लगा है आपका, हलंत लगा हुआ है ना। निर्धन अपराध, निरपराध। निर्धन आदर, निरादर। निर्धन आशा, निराशा। ये संस्कृत का आपका उपसर्ग है। पराधन जय, पराजय। पराधन क्रम, पराक्रम। इसी प्रकार परिधन क्रमा, परिक्रमा। परिधन कल्पना, परिकल्पना। फिर है प्रधन कृति, प्रकृति। प्रधन क्रिया, प्रक्रिया। ये हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। प्रति धन ध्वनि, प्रतिध्वनि। धनकार, विकार। सम धन कल्प, संकल्प। समधन गति, संगति। सुधन गम, सुगम। सुधन पथ, सुपथ। संस्कृत के कुछ शब्द और जो शब्दांश है वो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त भी होते थे। जैसे अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे देखते हैं हम इस प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं जो समास के पूर्व भाग में पहले जो है प्रयुक्त होते थे। इसमें देखिए अंतः या फिर अंतर, इसको कैसे प्रयोग में लाया जाता है। अंतःधन करण, अंतःकरण। अंतःधन जातीय, अंतर्जातीय। अंतर्धन मन, अंतर्मन, है ना। तो इससे नए शब्द बन गए। फिर देखिए अधन काल, अकाल। अधन धर्म, अधर्म। अधः धन पतन, अधपतन। अधधन मुखी, अधोन्मुखी। और देखिए और जो शब्द है अलम, इसके भी अलग ही अर्थ में इसको प्रयोग किया गया है। देखिए अलम धन कार, अलंकार, इससे जो शब्द निर्माण हो रहा है अलम धन कार, अलंकार। अलम धन करण, अलंकरण। फिर देखिए कु धन कर्म, कुकर्म। कु धन ख्यात, कुख्यात। फिर देखिए चिरधन कुमार, चिरकुमार। चिरधन स्थाई, चिरस्थाई। फिर देखिए अगला उपसर्ग जो है तिरह या तिरस, तो तिरस धन कार, समय हलंत है तिरस्कार। पर धन देश, परदेश। पुनर, ये भी एक उपसर्ग है। पुनर्धन जन्म, र में हलंत है पुनर्जन्म। पुनर्धन उत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। फिर देखिए पुरस, ये भी एक उपसर्ग है। पुरस्धन कार, पुरस्कार। पुरा मतलब पहले, पुराधन काल। प्राक या फिर प्राग, जिसे कहा जाता है प्रागधन कथन, प्राक कथन। प्रादुर मतलब प्रकट होना, प्रादुर्धन भाव, प्रादुर्भाव। फिर देखिए बहिर्धनकार, बहिष्कार। बहिर्धनमुखी, बहिर्मुखी। सत मतलब सच्चा, सतधन जन, सज्जन। सतधन आचार, आचार, सदाचार। सम मतलब समान। समधन कोण, समकोण। समधन कालीन, समकालीन। इसी प्रकार है सह मतलब साथ में। सहधनकारिता, सहकारिता। सहधनचर, सहचर्य। सहधन पाठी, सहपाठी। स्व मतलब अपना, स्वधनजन, स्वजन। और देखिए स्वधन चालित, स्वचालित। ये तो थे स्टूडेंट्स संस्कृत भाषा के उपसर्ग। आपने देखे कितने सारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। परीक्षा में अगर ये आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इनको बनाना है और ये ध्यान देना है कि कहाँ पर हलंत लग रहा है, कौन से वाले उपसर्ग में हलंत लग रहा है, इसको आप बहुत ध्यान देंगे। फिर है हिंदी के उपसर्ग। हमने पहला पढ़ा संस्कृत के उपसर्ग, है ना। फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। देखिए इसमें अधन भाव, अ है क्या, सबसे पहले इसका उपसर्ग देखिए। अधनछूत, अछूत। अधनटल, अटल। फिर है अध, अधधन पका, अधपका। अधधन खिला, अधखिला। फिर देखिए अनधन जान, अनजान। अनधन होनी, अनहोनी।
उन, उन धन 30, 29, उन धन 60, क्या होगा 59। फिर देखिए औ, या फिर इसको अव भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है हीन, तो औ धन गुण अवगुण, या फिर इसको अव, जब अव लिखा जाएगा तो क्या होगा अवधन गुण अवगुण। फिर देखिए क या कु, क धन पूत कपूत, या फिर इसी को क्या कहा जाता है कु धन पूत कुपूत। फिर देखिए चौ मतलब 4, अब ये किस में प्रयुक्त होता है, सामासिक पद है ना, चौ जो है जिसमें हम देखते हैं चौमासा, चौमासा चौधन मासा। फिर देखिए चौधन राहा चौराहा। इसी प्रकार और भी इसमें शब्द बनेंगे, चौधन कन्ना चौकन्ना। फिर देखिए चौधन पाई चौपाई। फिर अगला उपसर्ग है दू, दू धन बला दुबला। फिर देखिए दू धन कुल दुकुल। और होता है नी, नी मतलब रहित, नी मतलब रहित, तो इससे क्या शब्द है निधन डर निडर, निधन पूता निपूता। इसी प्रकार इसमें और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर देखिए पर, पर धन दादा परदादा, पर धन पोता परपोता। फिर देखिए बिन, बिन मतलब रहित, ठीक है, तो बिन धन ब्याहा बिन ब्याहा, बिन धन खाया बिन खाया। फिर नेक्स्ट है भर, भर मतलब भरा हुआ, भर धन पेट भर पेट, और भर धन सक भरसक। फिर हिंदी का और उपसर्ग है देखिए स या सु जिससे कहते हैं, स धन हित सहित, स धन पूत सपूत। इसी प्रकार इससे और भी शब्द बन सकते हैं जिसका हमें यहाँ पे विवरण है, देखिए सुडौल सुजान सुघड़ सुकन्या। स जो उपसर्ग है इससे और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। कुछ शब्द होते हैं जिसमें हम एक से अधिक उपसर्ग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे समालोचना एक शब्द है समालोचना। अब देखिए इसमें कितने उपसर्ग हैं, सम म में हलंत, धन आ धन लोचना, समालोचना। व्याकरण, व्याकरण में देखिए कितने हैं, वी धन आ धन करण व्याकरण। अप्रत्याशित, अ धन प्रति धन आशित। फिर देखिए निराकरण, निर्धन आ धन करण। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर देखिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में देखिए अ धन प्रति धन अक्ष। फिर है अनियंत्रित, अ धन नि धन यंत्रित। अनासक्ति, अन धन आ धन शक्ति। समाचार, सम धन आ धन चार। तो इसमें हमने देखा स्टूडेंट्स की इसमें एक से अधिक जो है वो उपसर्ग हमको दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा उपसर्ग में पहला संस्कृत तत्सम उपसर्ग, फिर हिंदी भाषा के उपसर्ग, फिर तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग में देखिए एन, बोलते हैं ना एन वक्त पर, तो एन मतलब ठीक या पूरा, तो इसका क्या हो जाएगा एन वक्त, एन मौका। फिर देखिए कम, कम जोर, कम कीमत, कम अक्ल, ये क्या है उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। खुश, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश नसीब, है ना। इस प्रकार के शब्द आपने सुने ही हैं, आप लोग उपयोग में लाते हैं। फिर देखिए गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानून, गैर जिम्मेदारी। दर, दर में क्या हो जाएगा, देखिए दर हकीकत, दरअसल, सुने हैं ना ये शब्द आपने। फिर देखिए ना, ना लायक, ना पसंद, ना समझ, ना बालिग। ब, ब उर्दू फारसी का उपसर्ग है ये भी, बनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी। बद,
बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बद्दुआ। बहुत सारे शब्द हैं। बा, बाइज़्ज़त, बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बिला, बिला वजह, बिला नागा। बे, बेवजह, बेअदब, बेअक़ल, बेदाग। बहुत सारे शब्द हैं। ला, ला लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। सर, सर एक उपसर्ग है। सरताज, सरपंच, सरहद। फिर देखिए हम सफ़र, हमजोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन, हमराज। हर, हर ये उर्दू फ़ारसी का उपसर्ग। हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम। तो उर्दू फ़ारसी के इतने सारे उपसर्ग हैं और ये बहुत ही सरल हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान में दें तो, और परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा शब्द निर्माण, जिसमें हमने पढ़ा उपसर्ग और उपसर्ग के प्रकार, जिसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा? तत्सम, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उर्दू फ़ारसी के उपसर्ग। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके।